चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक के साथ, जो कि स्ट्रेंथनिंग स्टेट फाइनेंसेस। ऐसा क्यों है? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास जब से ये कोविड हुआ है, लॉकडाउन हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हम लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास जो है रेवेन्यू उस तरीके से जनरेट नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से होनी चाहिए। तो एक एक चीज़ समझेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि स्टेट रेवेन्यूज़ के क्या क्या सोर्सेस होते हैं। एक राज्य के पास किस किस जगह से पैसे आते हैं। कुछ टैक्स रेवेन्यू है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लगाई जाती है, उससे रेवेन्यू कलेक्ट होता है। कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे नॉन टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स जो है मतलब कि ऐसी भी कुछ जगह है जहाँ पे टैक्स वगैरह नहीं दिया जाता। और एक तरीका ये भी है कि यूनियन गवर्नमेंट से ग्रांट ले लिए। ओके, तो अगर टैक्स रेवेन्यू में समझे तो दो है। एक तो है कि स्टेट अपना खुद का टैक्स लगाते हैं, और दूसरा है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगाते हैं और उसको शेयर करते हैं अपने यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के साथ। ओके, तो स्टेट जो है जो खुद का अपना टैक्स लगाते हैं वो है टैक्स ऑन इनकम। जो इनकम दिया जाता है आपको, आप कहीं पे भी अगर काम कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अगर आप काम कर रहे हो, तो आपको जो सरकार पैसे देती है आप उसको एक साल के अंदर जो है टैक्स देते हो, है कि नहीं। फिर टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजैक्शंस, जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है या कैपिटल ट्रांजैक्शंस हो रहा है उसमें भी टैक्सेस लगाया जाता है सरकार के द्वारा। साथ ही कुछ कमोडिटीज़ है और सर्विसेज है उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है सरकार के द्वारा। तो ये तीन तरीका है जिसके ऊपर जो है स्टेट अपनी खुद की टैक्स लगाती है, और स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे टैक्स जो है वो देना होता है हर एक इंडिविजुअल के द्वारा। साथ ही कुछ ऐसे भी टैक्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, बट वो बाद में अपना शेयरिंग कर लेते हैं। कुछ परसेंटेज ऑफ जो टैक्सेस होती है वो रेवेन्यू जो कलेक्ट होता है टैक्सेस से, वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर कर दिया जाता है। साथ ही अगर नॉन टैक्स रेवेन्यू देखें तो सबसे पहली बात आप देख सकते हो कि जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है उनका डिविडेंड होता है, प्रॉफिट होता है। जितना वो प्रॉफिट कमाते हैं उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स जो है वो यहाँ पे कुछ परसेंटेज जो है वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। साथ ही फ़ी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का होता है उसमें भी आप देखो कि यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है। अब ग्रांट है, इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो ये लोन नहीं कह रहा है, ये यूनियन गवर्नमेंट से ग्रांट दिया जाता है। ग्रांट कहने का मतलब है कि जब कोई एक स्पेशल ऐसा टाइम आ जाए, जैसे डिजास्टर हो गया या फिर लोकल बॉडीज़ को देना है या फिर कुछ डेफिसिट हो गया, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी जो जितना उनके पास रेवेन्यू होना चाहिए था उतना रेवेन्यू नहीं हो पाया, तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को यहाँ पे मैच करने के लिए जो बैलेंस शीट होता है उसमें अगर घाटा हो रहा है तो भी यहाँ पे ग्रांट मांगा जाता है यूनियन गवर्नमेंट से। तो ग्रांट कहने का मतलब है कि यहाँ पे वन टाइम पेमेंट, कि यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने पेमेंट कर दिया, यानी कि स्टेट राज्य के सरकारों को पैसा दे दिया, लेकिन इन रिटर्न वो पैसा नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है ग्रांट। और ग्रांट दिया जाता है, जैसे आप देखते हो कि कुछ ऐसे राज्य है जहाँ पे डिजास्टर आते हैं, चाहे वो हमारा उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, जहाँ पे साइक्लोन आते हैं तो उसके कारण डिजास्टर देखने को मिलता है, तो वहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ राहत रिलीफ फंड दिया जाता है, जिसमें कि हम लोग कहते हैं कि उनके द्वारा यहाँ पे ग्रांट दिया गया। उसके अलावा आप कोस्टल रीजन में देख सकते हो कि सी लेवल राइजेस हो रहे हैं, बाढ़ आ जाती है, सूखा आ जाता है, ड्रॉट लाइक सिचुएशन अराइज हो जाती है महाराष्ट्र राजस्थान वाले एरिया में, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सरकार के द्वारा पैसे दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन तरीका है जिससे कि कोई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है। स्टेट फाइनेंस में ये तीनों चीज़ें आती हैं। फाइन, अब हम लोग देखें कि ये जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट है ये हमारे संविधान में भी लिखा गया है बाकायदा 282 आर्टिकल के तहत, जिसमें ये रखा गया है कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट दिया जाना चाहिए, वो भी इस तरीके के स्पेसिफिक रीज़न में। ओके, साथ ही अगर हम लोग देखें कि क्या क्या स्टेट अभी तक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है जिससे कि स्टेट फाइनेंस को सपोर्ट किया जाए, तो सबसे पहले काम किया गया है कि जो बोरोविंग लिमिट है स्टेट्स के लिए वो यहाँ पे कम कर दिया गया। इट मीन्स कि जो स्टेट का यहाँ पे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसका 5% से यहाँ पे कम करके ले आया है 3.5% तक। इस साल आप देखो कि 3.5% है, जिसमें कि यहाँ पे क्या है कि बोरोविंग लिमिट जो है वो कम कर दिया गया है राज्यों के लिए। अब सेकंड है कि ऑफ बजट जो यहाँ पे बोरोविंग है उसको इंक्लूड किया गया है स्टेट के द्वारा। साथ ही जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस है उसको भी कम कर दिया गया है। वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो है आरबीआई के द्वारा यहाँ पे दिया जाता है स्टेट को और यूनियन टेरिटरीज़ को, जिससे कि एक तरीके का आप लोन ही कह सकते हो। जब स्टेट हो गया, यूनियन टेरिटरीज़ हो गया, उनके पास पैसे की कमी होती है तो आरबीआई से भी, एक तो यूनियन गवर्नमेंट है उससे पैसे ले लो, और अगर लगता है कि आरबीआई से लेना है तो आरबीआई भी देती है, तो आरबीआई यहाँ पे वेज एंड मीन्स एडवांसेस के बेसिस पे यहाँ पे पैसे देते हैं। तो यहाँ पे लिमिट कर दिया गया है स्टेट को और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए भी। ओके, साथ ही यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ डेज रखा गया है स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए, जो कि यहाँ पे 36 डेज़ का कर दिया गया है। यानी कि आप देखो पहले 50 डेज़ था ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, लेकिन यहाँ पे 36 डेज़ कह दिया गया है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपका एक बैंक अकाउंट है, उसमें आपके पास 500
आपको 500 की ज़रूरत है लेकिन आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 300 है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप 500 निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या हो गया, आपको जो है 200 आप एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन ये 200 वापस से आपको जो है अपने बैंक अकाउंट में देना है 36 डेज़ में। पहले क्या था कि सरकार यहाँ पे आपको टाइम देता था कि चलो 50 दिन है आपके पास, आप 200 जो है वापस से आप यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट में रख दो, क्योंकि 200 जो आपको दिया गया है वो सरकार के द्वारा दिया गया है। सरकार अपने पॉकेट से आपको दी है कि आपको अभी ज़रूरत है, इसलिए आपको यहाँ पे पैसा दे दिया गया है। लेकिन आप अपना जो है पैसा वापस कर दो सरकार को, ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी कम कर दिया गया। पहले 50 दिन था, अब 36 ही दिन रह गया यहाँ पे। साथ ही कुछ स्कीम्स है जैसे कि स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या है कि 1 लाख करोड़ इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो 50 ईयर्स के लिए यहाँ पे दिया गया है। साथ ही रिफॉर्म लिंक्ड एडिशनल बोरोइंग भी है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। और यहाँ पे अलाउ किया गया कि एडिशनल बोरोइंग जो है वो 1% का कर सकते हैं। जितना भी राज्य सरकार का अपना GSDP है उसका 1% का वो एडिशनल बोरोइंग कर सकते हैं, वो भी 4 क्रिटिकल रिफॉर्म के लिए। जैसे अगर उनको अपने स्टेट में 1 नेशन 1 राशन कार्ड अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है, या फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कुछ रिफॉर्म करना है, या फिर अर्बन लोकल बॉडी हो गया यूटिलिटी रिफॉर्म करनी है, या फिर पावर सेक्टर्स कुछ रिफॉर्म करना है, तो इन सारे फील्ड में अगर कुछ रिफॉर्म्स करनी है तो फिर यहाँ पे राज्य सरकार जो है अपने GSDP का 1% जो है वो बोरो कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ इनिशिएटिव लिया गया है जिससे कि स्टेट फाइनेंस को सपोर्ट किया जाए। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि पुअर जो स्टेट फाइनेंस होते हैं, कुछ ऐसे भी राज्य सरकार है जिनके पास पैसे की जो है बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन बहुत कम होता है। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, देखिए इससे अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे कम यहाँ पे कलेक्ट होगा तो ऑब्वियस है कि वो बोरो करेंगे, क्योंकि राज्य सरकार का अपना खुद का खर्चा है, उसको कैसे पूरा बियर किया जाएगा, तो इसलिए बोरो करना यहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा। साथ ही जो कर्ज है वो बढ़ते जाएगा, बोरो कर रहे हैं तो कर्ज भी बढ़ रहा है, जिससे कि स्टेट की जो परफॉर्मेंस होती है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगी। साथ ही इकॉनमिक ग्रोथ जो है और जॉब क्रिएशन जो है वो कम हो जाएगा। जिस राज्य में आप देखते हो कि वहाँ पे राज्य सरकार हो, या फिर आप अगर हम लोग किसी कंट्री की ही बात कर ले, वो अगर घाटे में चल रही है, रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, डेट में चल रहा है, कर्ज में चल रहा है, तो वहाँ पे जॉब क्रिएशन नहीं होता है, वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो अप टू द मार्क नहीं होता है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे डिस्पैरिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। इट मीन्स कि आप देखो कि रिस्क हो जाएगा फिस्कल सेंटर के ऊपर। तो इसलिए नेगेटिव इम्पैक्ट तो भर भर के हैं, तो इसलिए मेनली फोकस करना है कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसे कम करते जाए पूरे स्टेट के लिए। ओके, अब यहाँ पे वेज एंड मीन्स एडवांसेस के बारे में बताया जा रहा है, तो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी लगातार यहाँ पे से 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। इसको 1997 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस है ये टेम्प्रेरी एडवांस है जो कि यहाँ पे आरबीआई के द्वारा दिया जाता है, और आरबीआई जो देते हैं वो बाकायदा आरबीआई एक्ट 1934 कानून है, उसके तहत यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है, जिससे कि उनका जो रिसिप्ट है और जो पेमेंट है उनके बीच में अगर कोई मिसमैच है तो उसको यहाँ पे कम करने के लिए दिया जाता है। इस तरीके के जो एडवांसेस हैं ये रीपेएबल होता है, यानी कि 3 मंथ में आपको वापस से जो है आरबीआई को पैसा दे देना है, और जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो रेपो रेट के बेसिस पे होता है। तो रेपो रेट क्या है, रेपो रेट है यानी कि आरबीआई जो है अपनी शॉर्ट टर्म मनी को एंड करके रखा है बैंक के साथ। इट मीन्स कि एक ऐसा रेट है जो कि लेंड करती है, आरबीआई लेंड करती है। ठीक है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस अगर आप देखोगे तो ये FRBM का पार्ट नहीं है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट का ये पार्ट नहीं है, क्योंकि ये खुद ही यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो खुद ही यहाँ पे पे बैक कर देते हैं। 2 तरीके का है, एक स्पेशल है, एक नॉर्मल है। स्पेशल अगर हम लोग वेज एंड मीन्स एडवांसेस की बात करूँ तो ये आपका आता है स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी। स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी इज़ अ बास्केट, जिसमें आपको कुछ कंट्रीज़ के जो है यहाँ पे करेंसीज देखने को मिलेगा, और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अगर कोलैटरल देती है तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे दिया जाता है। और जो इंटरेस्ट रेट होता है यहाँ पे स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी का, ये 1% पॉइंट जो है ये लेस होता है अगर रेपो रेट के कंपैरिजन में देखें, तो रेपो रेट से ये 1% कम होता है। साथ ही यहाँ पे देयर इज़ ए स्टेट वाइज लिमिट है फंड का, जो कि अवेल किया जा सकता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस के द्वारा, और ये सरकार के द्वारा और आरबीआई के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है म्यूचुअली। और इसका जो लिमिट है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना, यानी कि खर्चे कितना हो रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, फिजिकल पोजीशन क्या है स्टेट का, तो ये सारी कुछ यहाँ पे फैक्टर्स को देखा जाता है। इसके बेसिस पे ये कहा जाता है कि हाँ यहाँ पे फंड वगैरह जो है दिया जाता है। ठीक है, तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस के बारे में इतना आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, FRBM की बात हुई है तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स से तो यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन फंसते ही हैं। देखिए, स्टेट फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो फिजिकल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है,
और बजट को मैनेजमेंट करना है, ऐसा कानून लाया गया है। हर एक कंट्री की यहाँ पे, हर एक कंट्री नहीं, हम लोग अपनी ही कंट्री की बात करें, लेकिन हर एक स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ पे जो बजट है उसको मैनेज करने की बात की जाती है। तो पर्पस यही है कि जो फिजिकल डिसिप्लिन है उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है और एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए हमारे देश की जो फिजिकल मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें। साथ ही यहाँ पे सेट किया गया है एक टारगेट, जिससे कि हमारा जो सरकार का फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट कहने का मतलब है, ये फिजिकल डेफिसिट कब आता है, जब रेवेन्यू कलेक्शन कम हो जाता है और एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। जब ये सिचुएशन अराइज हो जाती है तब हम लोग इसको बोलते हैं कि पैसे घाटे में चल रहा है। क्योंकि अगर हमारे पास 500 रुपीज़ है और हम लोग खर्च कितना कर दिए 700, तो ऑब्वियस है कि 200 हमने कहीं से तो बोरो किया होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई कि हम लोग घाटे में हैं। रेवेन्यू डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट कहने का मतलब है कि हम लोग अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेवेन्यू कलेक्शन 200 होगा, बट हमारे पास तो रेवेन्यू कलेक्शन ओनली 1500 हुआ, तो इट मीन्स कि हम लोग 150 रुपीज़ के घाटे में चल रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रखा गया है कि सबसे पहले हम लोग फिजिकल स्टेबिलिटी को अचीव करेंगे। इट मीन्स कि हमारे पास जितना रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है हम लोग की एक्सपेंडिचर उतनी ही होनी चाहिए, यानी कि जितनी एक्सपेंडिचर हो रही है उस हिसाब से हमारे पास कलेक्शन हो जाना चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे कि हाँ हमारा फिजिकल स्टेबिलिटी है। और साथ ही साथ यहाँ पे सारे स्टेट जो है वो यहाँ पे इनैक्ट किए हैं, सब स्टेट में ये FRBM एक्ट जो है ये कानून आपका फॉलो किया जाता है। डॉक्यूमेंट क्या क्या इस कानून के तहत मैंडेट किया गया, सबसे पहले फिजिकल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट रखा गया है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट रखा गया है, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट रखा गया है, साथ ही एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क रखा गया है। ओके, तो ये सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ज़रूरत है। साथ ही फिजिकल मैनेजमेंट, अगर हम लोग यहाँ पे बजट मैनेजमेंट की बात करें, जो टारगेट यहाँ पे सेट किया गया है, यहाँ पे NK सिंह है जिनकी कमेटी के द्वारा यहाँ पे टारगेट रखा गया है। इट मीन्स कि 2023 तक रखा गया था कि फिजिकल डेफिसिट 2.5% GDP का होना चाहिए हमारे देश का, रेवेन्यू डेफिसिट 0.8% होना चाहिए। इट मीन्स कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि जब यहाँ पे FRBM एक्ट आया था तब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। अब क्या है कि जो टारगेट सेट किया था अब वो कंप्लीट हो गया है 31 मार्च, तो टारगेट कंप्लीट हो गया, तो हम लोग ने कितना अचीव किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। डेट टू GDP रेशियो जो है वो 60% रखा गया, 40% लिमिट यहाँ पे सेंटर के लिए है एंड 20% जो है वो स्टेट के लिए है। ओके, ये बात रही FRBM एक्ट के बारे में। अब देखते हैं म्यूनिसिपल फाइनेंसिंग के बारे में। देखिए, म्यूनिसिपल फाइनेंसिंग के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे स्टडी करें तो RBI के द्वारा पहला ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस जो म्यूनिसिपल फाइनेंस का है उसके लिए लेकर आया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट देखें तो सबसे पहला है कि हमारा जो पिरामिड है इसमें सबसे ऊपर में सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद हमारे यहाँ 28 स्टेट है तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, फिर इसके अंदर आप लोकल गवर्नमेंट आओ, यानी कि यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज़ है और साथ ही साथ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया और यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमारे यहाँ जो है काम होता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम है, टैक्स डिवोल्यूशन करना। इट मीन्स कि टैक्स जो लिवाई किया जाता है उसको यहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच में बांट देना। उसके बाद फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन होता है अंडर आर्टिकल 280, जो कि यहाँ पे बताते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ जो यहाँ पे फंड है वो स्टेट गवर्नमेंट को देना है और कितना यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को। साथ ही फाइनेंस कमीशन जो है वो अदर ग्रांट्स के बारे में भी बात करते हैं, स्कीम रिलेटेड कुछ ग्रांट्स यहाँ पे दिया जाता है जिससे कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो सके। वहीं अगर स्टेट गवर्नमेंट का काम देखें तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि यहाँ पे रेवेन्यू वगैरह असाइन करना, जैसे टॉल का हो गया, टैक्स का हो गया, ड्यूटीज़ है, फीस है, जो कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है लोकल बॉडीज़ के बिहाफ में। वहीं अगर ग्रांट और लोन की बात करें तो ग्रांट और लोन भी यहाँ पे दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, वहीं लोकल गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात कर लें तो लोकल गवर्नमेंट में आप देख सकते हो कि इंटरनल सोर्सेज है, इनका अपना खुद का भी सोर्सेज है, जैसे कि टैक्स हो गया, यानी कि लैंड टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। नॉन टैक्स में आप देख सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास यहाँ पर रेंट से पैसे आते हैं, अदर फीस से भी पैसे आते हैं। फाइन। वहीं अगर अदर एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रांट वगैरह, लोन वगैरह दिया जाता है, जैसे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हो गया, फिनेंशियल इंटरमीडियरीज़ है, कैपिटल मार्केट है, डोनर्स एजेंसीज़ है, ये सब है। फाइन। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि हमारे कंट्री में कैसा स्ट्रक्चर है और फाइनेंस, यानी कि पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को। ओके, इसके अलावा आप देख सकते हो कि हमारे संविधान में 74th अमेंडमेंट एक्ट किया गया, 73 अमेंडमेंट एक्ट किया गया, लाया गया, जिसमें कि आप देखो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे संवैधानिक दर्जा दिया गया। वही 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से अर्बन लोकल बॉडीज़ को यहाँ पे संवैधानिक दर्जा दिया गया। फाइन। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग टैक्सेशन में कुछ बातें देख लेते हैं। सबसे पहले तो हॉट एंड हाईलाइटेड जो कि है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST के बारे में। सो व्हाट इज़ GST? GST एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल डोमेस्टिक टैक्स है
जो कि यहाँ पे फाइनली कंजप्शंस में लगता है। इट मीन्स कि जब प्रोडक्शंस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो इनमें जीएसटी नहीं लगता। जीएसटी लगता है उनके ऊपर जो कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे आप कुछ भी चीज़ परचेज़ करके ला रहे हो तो उसमें आपको जीएसटी देना पड़ता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे नहीं देना पड़ता है, लेकिन हाँ कंजप्शंस जो करते हैं उनको यहाँ पे जीएसटी देना पड़ता है। अब कुछ और देख लेते हैं जीएसटी के बारे में। यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस किया गया था कैलकट टास्क फोर्स, जो कि 2003 में था। इट मीन्स कि 20 साल हो चुके हैं जीएसटी के बारे में डिस्कशन किया हुआ। और 101st जो यहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उसके थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये हर एक वैल्यू एडिशन पॉइंट में जीएसटी लगाया जाता है। और कंपोनेंट अगर हम लोग जीएसटी का देखें तो यहाँ पे सेंट्रल जीएसटी भी है, यानी कि एक सेंट्रल जीएसटी लगता है। यानी कि आप देखो, जगह अगर सिंपल है, रेस्टोरेंट वगैरह जाते हो, खाते हो ना, तो वहाँ पे जो भी बिल आता होगा उसमें आप CGST देखते हो और SGST देखते हो। अगर वहाँ पे आपका 18% टैक्स लग रहा है टोटल, तो 9% आपका चला जाता है CGST, 9% आपका चला जाता है SGST में, स्टेट का। और यूनियन टेरिटरी में अगर आप कुछ परचेज़ कर रहे हो तो वहाँ का अपना UTGST लगता है और इंटीग्रेटेड GST भी लगता है। फाइन। अब कुछ और हम लोग देख लेते हैं कि हमारे संविधान में जीएसटी के बारे में कहाँ पे रखा गया है। आर्टिकल 246A है, जिसमें कि पार्लियामेंट और हर एक स्टेट के जो लेजिस्लेचर हैं उनके पास पावर है कि कानून बना सकते हैं जीएसटी को लेकर। जो भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो इम्पोज़ किया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड अगर कानून बनाना है तो कानून बनाने के लिए यहाँ पे हमारे बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में भी अधिकार दिया गया है, पार्लियामेंट को भी दिया गया है और स्टेट लेजिस्लेचर को भी दिया गया है, ठीक है। लेकिन कुछ यहाँ पे अगर हम लोग देखें, कुछ टैक्सेस है जो कि जीएसटी के बाहर भी लगते हैं। जैसे आप अल्कोहल वगैरह को देखो तो अभी तक इसमें जीएसटी नहीं लग रहा है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, इसमें जीएसटी नहीं लग रहा है। स्टैम्प ड्यूटी है, प्रॉपर्टी टैक्स है, इसमें जीएसटी नहीं लगते। बेसिक कस्टम ड्यूटी है, इसमें जीएसटी नहीं लगते। उसके अलावा आप देखो, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल और डीजल, पेट्रोल, एविएशन, टरबाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, इन सब में अभी जीएसटी नहीं लगता है, ओके। लेकिन अगर हम लोग देखिए जीएसटी के अंदर कौन कौन से ऐसे टैक्स है जो कि सेंटर के हैं और स्टेट के हैं, जो कि सब्स्यूम हो गए। सेंटर के अगर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल एक्साइज टैक्स है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी है, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी है कस्टम का, सर्विस टैक्स है और यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी है, जो कि यहाँ पे मेडिसिनल और टॉयलेटरीज प्रिपरेशंस में लगाया गया है। लेकिन वहीं अगर स्टेट की देखें तो स्टेट का एक सबसे मात्र वैल्यूएबल टैक्स था, जो कि वैट कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल टैक्स, इसको हटा दिया गया। इंटरटेनमेंट टैक्स को हटा दिया गया, लग्जरी टैक्स को हटा दिया गया, टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैमलिंग, ये सब है, और ऑक्ट्राई टैक्स है और परचेज टैक्स है। ये सब कुछ ऐसे टैक्स है जो कि सब्स्यूम हो गया। इट मीन्स कि अब इन सारे चीज़ों पे सिर्फ एकमात्र जीएसटी लगता है। फाइन, जीएसटी तो हमने देख लिया। इसके अलावा आपको जीएसटी काउंसिल देखना है, जहाँ पे बैठक होती है, मीटिंग होती है और ये डिसीजन लिया जाता है कि किस प्रोडक्ट पे, सर्विसेज पे कितना जीएसटी लगेगा। अब इन सब के बारे में पढ़े तो एक बार जीएसटी काउंसिल के बारे में देख लेते हैं। देखिए, जीएसटी काउंसिल एक ऐसा काउंसिल है जहाँ पे सारे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर कितने टैक्सेस लगेंगे, रेट क्या होगा, इसको डिस्कशन किया जाता है और रिकमेंडेशन भी इसी काउंसिल के थ्रू दिया जाता है, तब जाकर जो है इम्प्लीमेंट होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 101st यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, वो भी आर्टिकल 279A के तहत तब जाके ये जीएसटी काउंसिल आया। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जीएसटी काउंसिल में क्या इक्वल रिप्रेजेंटेशन है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, सो द आंसर वुड बी नो। इक्वल रिप्रेजेंटेशन आपका स्टेट्स का देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ टोटल वेटेज ऑफ वोट, यानी कि कितने टोटल वोट है उसके वेटेज के ही ऊपर यहाँ पे आपको जो रिप्रेजेंटेशन है वो देखने को मिलता है। मेंबर्स कौन कौन होते हैं जीएसटी के? अगर हम लोग यहाँ पे चेयरमैन की बात करें तो यूनियन जो फाइनेंस मिनिस्टर है, अभी तो जो निर्मला सीतारमण जी है, वो यहाँ पे आज की डेट में चेयरमैन है। उसके बाद यूनियन जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस में ये मेंबर है। साथ ही यहाँ पे जो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर हैं, ये भी हर एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो नॉमिनेट किए जाते हैं, ये भी इसके यहाँ पे मेंबर होते हैं, ठीक है। अब ये जो IGST है, इंटीग्रेटेड जीएसटी है, ये सेंटर के द्वारा गवर्न किया जाता है और फिर उसके बाद जो है स्टेट के बीच में इसको डिवाइड किया जाता है, यानी कि लगाया जाता है स्टेट सेंटर के द्वारा। फाइन, अब कुछ और की टर्म्स देख लेते हैं जीएसटी के टर्म्स कंटेक्स्ट में कि कौन कौन से वर्ड्स जो है यहाँ पे निकल कर आए। जैसे सिन गुड्स, तो सिन गुड्स हम लोग किसको कहते हैं? वैसे गुड्स कहते हैं जिसमें कि आपका सिन टैक्स लगाया जाता है सरकार के द्वारा। और सिन टैक्स अगर हम लोग बात करें तो एक ऐसा स्पेशल टैक्स है जो कि यहाँ पे कुछ इस गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है जो कि सोशली यहाँ पे डेट्रीमेंटल है। सिन गुड्स, सिन टैक्स, ओके, जो कि हमारे सोसाइटी के लिए अगर कुछ वो सामान और सर्विसेज अच्छी नहीं है तब उसके ऊपर सिन गुड्स लगाया जाता है।
उसी तरीके से अगर सर्कुलर ट्रेडिंग की बात करें, सर्कुलर ट्रेडिंग कहने का मतलब है कि फ्रॉडोंटली अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि ट्रेडर्स के द्वारा लगाया जाता है और जब इनवॉइस इशू किया जाता है बिना कोई रियल सामान को खरीदे हुए। इट मीन्स कि जो रियल गुड्स एंड सर्विस है उसको अवेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी जगह पे भी अगर इनवॉइस निकल रहा है। कई बार आप ऐसा देखते हो कि सरकार को दिखाया जाता है कि हमने ज़्यादा सामान सेल किया है, लेकिन उतना जो है आप देखोगे हर एक दुकान में रिसिप्ट काट के नहीं देते हैं। ऐसे ही दवा दे देंगे, ऐसे ही सामान दे देंगे, टोटल करके आप बता देंगे, आप आज के डेट में पेटीएम करके निकल जाते हो। बट आप हमेशा रिसिप्ट मांगो। रिसिप्ट मांगने से क्या होता है कि उस दुकान की जो है जीएसटी उनको उतना पे करना होता है, जितना वो सामान बेचते हैं उनको उतना जीएसटी देना होता है। तो बहुत सारी दुकान जो है आज के डेट में आपको रिसिप्ट ही नहीं देते हैं। फाइन, तो इसको हम लोग सर्कुलर ट्रेडिंग कहते हैं। इट मीन्स कि ऐसा यहाँ पे ऐसा टैक्स क्रेडिट लगाना वैसी जगह पे, वैसे ट्रेडर्स के ऊपर जो कि इनवॉइस निकाल देते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेचे बिना। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है। इट मीन्स आपका क्या होता है कि जब टैक्स आपका पे करना होता है किसी आउटपुट में, तो आप जो है यहाँ पे आप देखो एक बार जो टैक्स रिड्यूस हो जाता है तो वो यहाँ पे आपका इनपुट में भी कम हो गया, लेकिन जब आउटपुट में यानी कि जब कंज्यूम कर रहे हैं तब तो टैक्स पे करना होगा, तो उस समय कुछ क्रेडिट लग जाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करें तो ये ओनली फॉर बिजनेस पर्पसेस के लिए यहाँ पे आपका क्लेम किया जाता है। फाइन, अब एक जीएसटी कंपनसेशन सेस है। आप देखो जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद 1 जुलाई 2022 को आपका जीएसटी यहाँ पे आपका लाया गया, लागू किया गया। तब से क्या हुआ कि ये कहा गया था कि क्योंकि आप देखो बहुत सारे स्टेट की जो रेवेन्यू कलेक्शन वाली भी जो टैक्स थी वो सब्स्यूम हो गई, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया था कि जिस राज्य की यहाँ पे जो टैक्स कलेक्शन है अगर वो कम हो जाता है तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंपनसेशन दिया जाएगा। तो ये क्या होता है कि सेस लगाना, यानी कि यहाँ पे 2022 जून 30 के एंड में लगाया जाएगा। बट जीएसटी काउंसिल जो है उनके द्वारा ये डिसाइड किया गया कि जो बोरोविंग है उसको रीपे किया जाएगा, तो इसके टाइमलाइन को एक्सटेंड किया जाए। जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है ये आपका कलेक्ट किया जाएगा जब कुछ सेलेक्टेड गुड्स और सर्विसेज या फिर गुड्स सर्विसेज दोनों को यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है तब। इसमें क्या है, कुछ लग्जरी आइटम्स भी हैं, डीमेरिट्स और सिन गुड्स भी हैं, जैसे कि पान मसाला हो गया, बहुत सारे टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए, तो इन सब में कंपनसेशन सेस लगाया जाता है। जिससे क्या होता है कि उस सेस के थ्रू, सेस भी एक तरीके का टैक्स होता है जो कि किसी प्रोडक्ट्स में लगाया जाता है। ठीक है, जैसे आप देखते हो 2% एजुकेशनल टैक्स है, अगर आप कुछ भी खरीद रहे हो उसमें देते हो। 1% आप स्वच्छ भारत अभियान टैक्स दे रहे हो। तो ये क्या होता है कि जिस पर्पज़ के लिए सेस लगाया जाता है उसी पर्पज़ में वो जो वहाँ से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो उसी पर्पज़ में चला जाता है। यानी कि एजुकेशन टैक्स सेस लगाया जा रहा, तो वहाँ से जो 2% जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो एजुकेशन में ही जाके खर्च होगा। ठीक है, तो इस तरीके से लगाया जाता है। और ये स्टेट का जो लॉस है ना, रेवेन्यू जो नहीं यहाँ पे कलेक्ट कर पा रहे, उनको कॉम्पनसेट करने के लिए इस तरीके का लाया गया था। लेकिन कहा गया था कि 2022 से ये सिर्फ 5 साल तक के लिए रहेगा। ठीक है, 2017 में ये आपका 1 जुलाई को ये लाया गया था, लेकिन कंपनसेशन सेस जो है वो 2022 तक यहाँ पे आपका 2022 में लगाया जाएगा। 5 साल तक के लिए रखा गया था, ये चीज़ें याद रखना है। साथ ही जीएसटी अगर एप्लीकेबिलिटी देखें प्री पैक्ड और लेबल गुड में, तो जीएसटी के अंदर क्या है कि सिंगल पैकेज जो यहाँ पे फूड आइटम्स का होता है सॉरी, जैसे आप कुछ सीरियल्स परचेज़ करते हो, पल्सेस वगैरह लेते हो, फ्लोर जिसकी यहाँ पे वेट अप टू 25 kg है, तो इसको कंसीडर किया जाता है प्री पैक्ड और लेबल्ड। तो इसको प्री पैक्ड और लेबल्ड कंसीडर किया जाता है, जिसमें कि आपका 5% जीएसटी लगता है। साथ ही जो यहाँ पे कस्टमर को सेल किया जाता है रिटेल शॉपकीपर के द्वारा लूज़ क्वांटिटी में, जैसे कि आप देखते हो ना खुले में 1/2 kg ले लेते हो, मैदा ले लिए, बेसन ले लिए, तो वो यहाँ पे अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर 25 kg पैक का है तो इसको यहाँ पे आपका जीएसटी नहीं लगेगा। इट मीन्स कि खुले में अगर आप ले रहे हो तो उसमें जीएसटी नहीं देना है, लेकिन अगर आप इकट्ठे ले रहे हो 25 kg का, जो आटे लेते होंगे, आप चावल लेते होंगे, दाल लेते होंगे, तो उसमें फिर प्री पैक्ड जीएसटी देना होता है। एंटी प्रॉफिटेरिंग क्या है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के द्वारा यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को एम्पावर किया गया है कि आप एंटी प्रॉफिटेरिंग इश्यूज़ के ऊपर डिसाइड करो। और यहाँ पे सेंट्रल जो गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट है 2017 का, उसके सेक्शन 171 के तहत कहा गया कि प्रॉफिटेरिंग डिफाइड किया गया है कि विलफुल एक्शन लेना है गुड्स एंड सर्विसेज में जो सप्लायर्स है कि वो यहाँ पे बेनिफिट पास नहीं अगर हो रहा है। मान लीजिए कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई और ये कहा गया कि जो ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड, ओके, इसके ऊपर पहले 18% जीएसटी लग रहा था, अब इसको रिड्यूस करके 5% में लेकर आना है। ये तो यहाँ पे जीएसटी काउंसिल के द्वारा रिकमेंड कर दिया गया, लेकिन क्या ऐसा है
कि जो रिटेल शॉप है, दुकान है या फिर आपका होलसेल है, वो 5% जीएसटी में दे रहे हैं ब्राउन ब्रेड को कि नहीं, कि क्या पता वो अपना प्रॉफिट लेने के लिए 18% में ही सेल कर रहे होंगे, क्योंकि लोगों तक उतनी अवेयरनेस होती नहीं है। और अगर अवेयरनेस नहीं है तो दुकान वाले ऐसे ही ठग के चले जाते हैं। तो इसलिए क्या ये प्रॉफिट यहाँ पे जो कम किया गया है, 5% तक जो टैक्स रिड्यूस किया गया है, क्या ये प्रॉफिट आम जनता तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, इसको टाइम टू टाइम चेक किया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि टैक्स स्लैब है, 18% का है, 12% का है, 5% का है और 0% का है। तो कई बार बहुत सारे ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज है जिसमें कि ये जो टैक्स स्लैब है इसमें चेंजेस किया गया है। तो जब भी चेंजेस किया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है, तो क्या वो प्रॉफिट, वो बेनिफिट हम जैसे कस्टमर को मिल पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे एंटी प्रॉफिटेरिंग इसी में आ जाता है। सनसेट क्लॉज भी रखा गया है जिसमें कि जो टेन्योर है यहाँ पे 2 ईयर का था, बट जीएसटी काउंसिल जो है अब इसको एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, फाइन, तो इसको ध्यान रखना। ओके, सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेसन। आई होप यू लाइक दिस लेसन एंड इससे आपको कोई कहीं ना कहीं आपकी रिवीजन में हेल्प मिला होगा। तो इसी तरीके से जो PT 365 की लेसन आते जा रही है उसको आप लोग रिवीजन मोड में ज़रूर देखते रहो, जिससे कि आपके जो भी कुछ भी अगर फैक्ट्स डेटा अगर मिस भी हो जाते हैं रिवीजन में तो वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एंड वन मोर थिंग कि सॉरी मैं टाइम पे आप लोग के लिए वीडियो नहीं लेकर आ पा रही हूँ, क्योंकि इट्स पहले था कि मैं फ्री थी, जॉब नहीं था और आराम से मैं वीडियोस डेली बेसिस पे लेकर आ पाती थी। बट नाउ इट्स वेरी टफ फॉर मी टू मैनेज द टाइम, क्योंकि सर्विस में रहते हुए यहाँ पे आपके लिए टाइम निकाल के जो वीडियोस बनाना होता है, उसे एडिट करना होता है, फिर अपलोड करना होता है, तो द प्रोसेस इज़ वेरी लॉन्ग। दैट्स वाई यहाँ पे मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं सारी चीज़ें कर पाऊँ, इसलिए डेली बेसिस पे आपके लिए लेसन नहीं जा पाता। बट मैं जितना टाइम मिलता है मैं उसमें ज़रूर कोशिश करती हूँ कि आप लोग के लिए अगर 1-2 दिन का गैप भी हो जाए तो उसके बाद भी मैं लेसन लेकर आ पाऊँ। बहुत कोशिश करती हूँ कि रेगुलर रहूँ, बट सॉरी फॉर दिस, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्विसेज जो है वो हमारी ऐसी नहीं है कि 10 to 5 की है कि 10 से 5 आपको काम करना है, दैट्स इट। ओके, तो इसलिए आप अगर इस तरीके के स्टेट PCS या फिर UPSC क्रैक कर कर अगर आप फील्ड में जाते हो तो फिर आपको समझ में आता है कि यहाँ पे टाइम बाउंडेशन नहीं होता, टाइम लिमिट नहीं होता काम का। दिस इज़ सर्विस, दिस इज़ नॉट अ जॉब। ओके, सो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना होगा। और बात ये रही कि थोड़ा आप लोग को भी समझना होगा, मैं भी यहाँ पे पूरी कोशिश करती हूँ, अपनी तरफ से एफर्ट्स लेकर आती हूँ कि जितनी भी लेसन मैं आपको मैक्सिमम दे पाऊँ। कंप्लीट तो नहीं करा पा रही हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो दे पा रही हूँ उसको एटलीस्ट आप लोग अवेल करते रहो। ओके, सो आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहो और अच्छे से आप लोग जो है अपनी रिवीजन को पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि ज़्यादा टाइम रहा नहीं है प्रीलिम्स के लिए। लेकिन कोई बात नहीं है, PT 365 आपके होल जो स्टेट PCS वगैरह भी दोगे उसमें भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।